हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। परिचय। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी। मतलब शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, है ना दोस्तों। और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, है ना। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता, तो 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता के द्वारा, है ना, पूर्वी जर्मनी की आम जनता के ने इस दीवार को गिरा दिया, है ना, गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया, है ना। ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या आया दोस्तों? सामने आया। उसके बाद आपका क्या दे रखा है दोस्तों? इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति से हुई, है ना। पतन, दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके थे, है ना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या थे? विभाजित हो चुके थे। जर्मनी का अब एकीकरण हो गया है। जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया है। सोवियत संघ के खेमे में शामिल, है ना, पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देख करके अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। तो क्या दे रखा है दोस्तों आपका कि यूरोप के जो 8 देश में, है ना, एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देख करके अपने साम्यवादी शासन को क्या कर दिया था दोस्तों? बदल डाला था, है ना, बदल डाला। उसके बाद आपको दे रखा है दोस्तों, शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को अब यह सब चुपचाप देखते रहना है ना। चुपचाप क्या करना है दोस्तों? देखते रहना है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है दोस्तों? रहना है। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ है ना। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अंत में क्या हो गया दोस्तों? कि सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। उसके बाद आपका दे रखा है विघटन होने के बाद इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि दूसरी दुनिया के जो विघटन के आशय, उसके कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, उसके कारण पढ़ेंगे, उसके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। और हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के पतन, है ना, सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं, है ना। इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। जैसे आपका देखा रखा पोस्टर में दे रखा है दोस्तों कि बर्लिन की दीवार, है ना, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। जो बर्लिन की दीवार था, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलगाती थी, है ना, अलग करती थी। और 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथाक्रम को सामने रखते हैं, है ना, सामने रखते हैं। पहला दे रखा है आपका कि लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं, है ना। दूसरा पॉइंट दे रखा है आपका मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। और तीसरा दे रखा है आपका कि 1989 से पहले बर्लिन की दीवार, है ना, 1989 से पहले क्या दे रखा है? बर्लिन की दीवार। सोवियत प्रणाली क्या थी दोस्तों? तो सोवियत प्रणाली क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर माने समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। यह क्रांति किस लिए हुआ था? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत से क्या थी? प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी।
तो इनका क्या था मतलब कि निजी संपत्ति को समाप्त करना, है ना, और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना। सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी, है ना। किसी भी राजनीतिक दल और विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी? योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, है ना, पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने, है ना, कहते रखा है दोस्तों कि सोवियत संघ के अंकुश में आ गए और सोवियत सेना ने आगे क्या रखा है दोस्तों आपका, हम बात करते हैं अभी कि सोवियत संघ के अंकुश में आ गए और सोवियत सेना ने इसे फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया और इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला। तो समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर क्या करा? ढाला गया दोस्तों। आगे दे रखा है आपका दोस्तों, ढाला गया, और इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था, है ना। इस खेमे का जो नेता था आपका समाजवादी सोवियत गणराज्य था। उसके बाद आपका दोस्तों दे रखा है आगे हम बात करते हैं आपका दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा और अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, माने बहुत ही अच्छा था। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात, है ना, ये भी थे। खनिज थे, लोहा था, इस्पात था। उसके बाद आपका दे रखा है, इस्पात के बाद आपका दे रखा है दोस्तों, तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में क्या थे दोस्तों? जुड़े हुए थे। तो अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, है ना। और उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों आगे सोवियत संघ का, है ना, सोवियत संघ का घरेलू, है ना, उपभोक्ता उद्योग भी क्या था? उन्नत था। तो घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी क्या था दोस्तों? उन्नत था। और पीन से लेकर के कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सभी नागरिक के लिए क्या था? न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी ज़रूरतें की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण, है ना, लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती, है ना, सस्ते दरों पर मुहैया कराती थी, है ना। उसके बाद देखा है बेरोजगारी नहीं थी वहाँ पे। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, है ना। उसके बाद देखा है भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी क्या किसका था? राज्य का था दोस्तों। तो नियंत्रण भी किसका था दोस्तों? राज्य का था। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, नियंत्रण किसका था दोस्तों? राज्य का था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुले और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। तो लोकतंत्र नहीं होने के कारण क्या है? असहमति होने के कारण लोग अपनी बातों को चुटकुलों के माध्यम से, कार्टूनों के माध्यम से क्या करते थे दोस्तों? व्यक्त करते थे। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों? सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, माने एक ही दल का शासन था, माने कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और इस दल की सभी संस्थाओं पर गहरा क्या था? अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के, है ना, अपने आप करने के 15 गणराज्यों को आपस में मिला करके, है ना, 15 गणराज्यों को आपस में मिला करके सोवियत संघ बनाया था। लेकिन पार्टी ने, लेकिन क्या देखा दोस्तों?
कि पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया, है ना, जनता की इच्छा से पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में क्या था, प्रभुत्व था। और अन्य क्षेत्रों की जनता क्या था दोस्तों, अक्सर क्या करते थे, उपेक्षित और दंभित महसूस करती थी। क्या करते थे, उपेक्षित और दंभित महसूस करती थी दोस्तों। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, है ना, पूरा नहीं कर सका। उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों, पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और कमज़ोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत क्या पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता माने वस्तु की कमी रहेगी, माने खाने पीने की वस्तु की भी कमी रहेगी दोस्तों, और हर उपभोक्ता वस्तु की क्या होगी दोस्तों, कमी रहेगी। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी रह गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया, माने दूसरे देशों से मंगवाते गए। और उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः क्या गई थी, ठहर सी गई थी, माने रुक गई थी दोस्तों। उसके बाद आपका देश दे रखा है, आगे पॉइंट हम बात करेंगे दोस्तों, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारने चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, है ना, सोवियत संघ के क्या थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे दोस्तों, महासचिव, है ना, बने। और पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इस बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे, है ना, सुधार क्या हो गए थे दोस्तों, जरूरी हो गए थे। उसके बाद क्या रखा है दोस्तों आपका, गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का क्या किया दोस्तों, फैसला किया, है ना, फैसला किया। उसके बाद आपका दे रखा है, फैसला किया। और इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियाँ रही जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे, है ना, तो पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत खेमे के हिस्से थे और इन देशों की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने इसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरती गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा क्या किया गया दोस्तों, विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ, है ना, तख्ता पलट भी हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी के से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट, है ना, वे कम्युनिस्ट शासन के पुरानी रंगत वाले शासन क्या दे रखा है दोस्तों, वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। यल्तसिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने जहां बोरी यल्तसिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, है ना, इनकार कर दिया और सत्ता मॉस्को से गणराज्य की तरफ खिसकने लगे। ऐसा खास करके सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे, है ना, ज़्यादा क्या थे दोस्तों, यूरोपीकृत थे।
उसके बाद दे रखा है दोस्तों, और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्य ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की और वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे, है ना। सोवियत संघ के साथ क्या रहना चाहते थे? सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य कौन थे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की, है ना, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत गणराज्य ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। CIS दोस्तों इम्पोर्टेंट है ना। CIS का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल माने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों खास करके मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य सभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर था और इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर दिया गया। तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली, है ना। सोवियत संघ को सुरक्षा परिषद में क्या मिली? सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियाँ की थी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियाँ की थी, उसके बाद क्या रखा है दोस्तों? की थी, उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद, है ना, सोवियत संघ के क्या है दोस्तों? विघटन के बाद क्या रखा है दोस्तों? के समय पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला था। तो रूस क्या था? परमाणु शक्ति संपन्न देश था और उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए, है ना, कुछ कदम भी क्या किए थे दोस्तों? उठाए थे, है ना। उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों, सोवियत संघ अब नहीं रहा, वो दफन हो चुका है। तो सोवियत संघ नहीं रहा, अब वो दफन हो चुका है। तो दोस्तों अभी 2 पॉइंट हमने पढ़ा। इसमें आपका एक तो CIS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बोला जाता है दोस्तों आज हम बात करेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवादी के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। तो पहला क्या दे रखा है कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यह सोवियत संघ के पतन का कारण रहा कई सालों तक, है ना, कई सालों तक। दोस्तों क्या दे रखा है आपका कि कई सालों तक अर्थव्यवस्था कह रहे गतिरोध रहे और इससे उपभोक्ता वस्तु की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। किसकी नज़र से देखने लगा दोस्तों? शक की नज़र से देखने लगा। उसके बाद आपका क्या दे रखा है दोस्तों? पर उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया, है ना। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में क्या है दोस्तों? गतिरोध क्यों आया। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या चीज़ दे रखा है आपका। इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है और इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामानों पर लगाया। तो सोवियत संघ ने अधिक पैसा कहाँ पे खर्च किया? परमाणु हथियार पे और सैन्य साजो सामानों पर उसने खर्च किया।
उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे पॉइंट आपका दे रखा है, उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किया। तो पूर्वी यूरोप के जो पिछलग्गू जो देश थे उस पर भी उसने अपना पैसा खर्च किया ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ का गहरा क्या है ना, गहरा आर्थिक दबाव बना। तो गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। और इसी के साथ एक और बात हुई, पश्चिमी मुल्क की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी और वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवादी से क्या है, बेहतर है। पूंजीवादी माने अमेरिका से क्या है, बेहतर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था। क्या हुआ था, पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या लगा, धक्का लगा दोस्तों, है ना। राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या लगा दोस्तों, धक्का लगा। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है आपका कि सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। तो सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकरण होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गए थे, है ना। आम जनता क्या हो गए थे दोस्तों, अलग थलग पड़ गए थे। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, इससे भी बुरी तरह यह बात थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़ करके नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता जा रहा था, है ना। सरकार का जो बहुमत है वो खिसकता जा रहा था। उसके बाद दोस्तों दे रखा है, अगला पॉइंट दे रखा है आपका, मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का प्रयास भी कर रहे थे, है ना। रोगों का ठीक ठाक निदान तो कर रहे थे और सुधारों को भी लागू करने का प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों, है ना। सोवियत संघ टूटा क्यों और इस बिंदु पर, है ना, आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं और इस स्थिति को आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाए। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और अर्थव्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की जो इच्छाएं हैं और उपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से क्या धीरज खो बैठे और निराश हो गए थे दोस्तों, है ना। कार्य पद्धति को देख करके निराश हो गए थे और धीरज खो बैठे थे दोस्तों। अगला पॉइंट आपका दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कि इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ। यह संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा हो। जनता के एक हिस्से से, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, विचार ठीक इसके विपरीत थे। इसका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं। गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं और इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा है। जनमत आपस में क्या हुए थे दोस्तों, बढ़ चुका है ना। जनमत क्या हुआ था दोस्तों, बढ़ चुका था। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ और ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का क्या हो रहा था, विघटन तो ना होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना राष्ट्रवादी भावनाओं, है ना, और संप्रभुता की इच्छा के उभार की है। रूस
और बाल्टिक गणराज्य, है ना। रूस आपका दे रखा है और बाल्टिक गणराज्य दे रखा है। तो रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस आधार में शामिल थे। राष्ट्रीय और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तरफ सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या न होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह बात तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, है ना, लेकिन दे रखा है दोस्तों आपका कि सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा दोस्तों, है ना दोस्तों, कि शासकों का नियंत्रण ही नहीं रहा। उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों, विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्य में राष्ट्रवादी आकांक्षा माने राष्ट्रवादी इच्छाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्लीय लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत, है ना, यूरोपीय और अपेक्षाकृत आपका दे रखा है दोस्तों, है ना दोस्तों, कहाँ दे रखा है दोस्तों कि गणराज्य रूप से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ कि यह सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष और यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे और इनका आपस में अलगाव था, है ना। और इन राज्यों के लोग यह भाव घर कर गया था कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल, है ना, सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है ना। भारतीय संघ का विघटन की परिणतियाँ, देखो परिणतियाँ का दोस्तों हम परिणाम भी कहते हैं। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे और इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए और उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारात्मक, है ना, विचारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या दे रखा आपका मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, है ना। हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी और परमाणु हथियार के संचय को बढ़ावा दिया। तो हथियारों की तेज शुरू हो गई, परमाणु हथियार को संचय को बढ़ावा दिया तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो गई थी, है ना। शीत युद्ध के समाप्त होने से क्या हथियारों की जो होड़ था वो भी समाप्त हो गया था और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ, है ना। एक नई शांति की संभावना का क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ। उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों, बात करते हैं आपको दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इसके कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई थी या महाशक्ति का दबाव रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर के उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बुलबुला नहीं होगा। हुआ कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा, है ना, और अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक, है ना, WB, विश्व बैंक का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक,
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र और राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था कि नए देशों का उदय, है ना, और इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश खास करके बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि नाटो, है ना, उत्तर अटलांटिक संधि जिसको नाटो बोला जाता है दोस्तों, तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे और इन देश ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी और आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई दोस्तों।